हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इंडस रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हेमिस नेशनल पार्क को लेकर के। तो हेमिस नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, हेमिस नेशनल पार्क जिसको हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं और ये लद्दाख में लोकेटेड है। अगर हम ग्लोबली लेवल पर इसको व्यू करें तो स्नो लेपर्ड की वजह से ये ग्लोबली लेवल पर फेमस है। ऐसा बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी स्नो लेपर्ड की यहीं पर पाई जाती है। हमारे इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो हिमालयाज़ के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हेमिस नेशनल पार्क को लेकर के। अब हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड की वजह से। तो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज ना हो, उसको लेकर के ग्लोबली लेवल पर और इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले हम एक सीरीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका फॉर्मेशन हुआ और उसमें फिर स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से उसमें इंक्लूड किया गया। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो 1993 में ग्लोबल टाइगर फोरम जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। ओके, इसका जो सेक्रेटरीट है वो दिल्ली में है। ये आपको बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखना है, ग्लोबल टाइगर फोरम। उसके बाद में 2008 में जो है वो स्टार्ट किया गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ये जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है इसी में ही 2010 में एक डिक्लेरेशन की जाती है जिसको सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें ये डिसीजन लिया गया 2010 में, जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो था इसमें डिसीजन लिया गया 2010 में कि हम क्या करेंगे, 2022 तक एक टारगेट उन्होंने लिया TX2। देखो, हम स्टार्टिंग टाइगर से कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम तो स्नो लेपर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइम के साथ में आपको पता चलेगा कि क्यों हमने ये जो सीरीज जो है ना टाइमलाइन वो क्यों डिस्कस की। अब 2010 में ये डिसीजन लिया जाता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको 2022 तक डबल किए करेंगे हम। एक तो टारगेट उन्होंने ये लिया, दूसरा टारगेट उन्होंने लिया CATS। उन्होंने इसमें इस डिक्लेरेशन में ये डिसाइड किया गया कि ना सिर्फ हम उनकी पॉपुलेशन को, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करेंगे, बल्कि इसके अलावा सिर्फ टाइगर को ही हमें प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसके साथ में हमें टाइगर का जो हैबिटाट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। जब हैबिटाट को अगर हम सेव करेंगे तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो तो नेचुरली सेव होएगी और इनडायरेक्टली जो है उनकी पॉपुलेशन वो है डबल ट्रिपल जो है वो नेचुरली इंक्रीज होती जाएगी। तो ये दो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि CATS जो है वो किससे रिलेटेड है। अब ये जो इनिशिएटिव थे इनको स्टार्टिंग में जो है वो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता था। 2013 में एक टारगेट डिसाइड किया गया कि हम ना सिर्फ टाइगर जो है उसकी पॉपुलेशन, उसके हैबिटाट उसको सिक्योर करेंगे, उसके साथ में जो स्नो लेपर्ड है उसकी भी पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। उनका भी जो नेचुरल हैबिटाट है उसको सेव एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड बैंक जो इनको सपोर्ट करता था उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो बैक कर लिया और वर्ल्ड बैंक अब धीरे धीरे ये डिसाइड किया गया कि हमने अपना टारगेट जो है उसको इंक्रीज़ कर लिया है। पहले सिर्फ हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब हम स्नो लेपर्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें जब वर्ल्ड बैंक ने अपना जो सपोर्ट था उसको जब विड्रॉ किया तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अब से पहले जो भी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं इन सभी इनिशिएटिव का यूज़ करते हुए हम इन दोनों की पॉपुलेशन को रीस्टोर करेंगे। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि सबसे पहले 2 ब्रांच इसमें बनाएगी, एक बनाएगी टाइगर के लिए और एक ब्रांच बनाएगी स्नो लेपर्ड के लिए। टाइगर के लिए डिसाइड किया गया कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने का जो काम है उसमें दिल्ली बेस्ड
दिल्ली बेस्ड सेक्रेटरीट किसका था, जो 1993 में जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ग्लोबल टाइगर फोरम, कि GTF जो है वो देखेगा टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो इसके लिए स्नो लेपर्ड के लिए ये बनाया गया ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिस्केक में रखा गया, ब्रिस्केक में रखा गया, कि ये दोनों जो टारगेट हैं वो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में कोलेब्रेशन के साथ में काम करेंगे, लेकिन ये GTF जो है वो टाइगर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और ये जो प्रोग्राम है वो स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मतलब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है इसमें 20 कंट्रीज आएंगे, जिसमें GTF जो है इसमें 13 कंट्रीज, और ये जो प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड के लिए ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है इसमें 12 कंट्रीज आएंगे। अब टोटल तो कितने हुए, 25 कंट्रीज हुए, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे रहेंगे जिसमें स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है और टाइगर भी पाया जाता है। ओके, तो इनडायरेक्टली जो है वो 20 कंट्रीज में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। ये सब डिसीजन लिया गया और इस तरीके से स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। अब स्नो लेपर्ड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो IUCN इसका जो स्टेटस है, IUCN आप सभी को पता है ना, IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन का कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है IUCN को। 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और कुछ टाइम के बाद में वो उन्होंने एक बुक बनाई, जिस बुक में जो भी फ्लोरा एंड फोना की जो भी स्पीसीज हैं उनका प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू है और किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उन सभी के बारे में उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उन्होंने क्राइटेरिया डिस्कस किया। उसी के बेसिस पर IUCN की जो बुक है उसी के बेसिस पर अगर हम स्टेटस देखें स्नो लेपर्ड का तो ये वनरेबल कैटेगरी में आता है। देखो ये जो स्नो लेपर्ड जो है वो 5 बिग कैट जो हैं, 5 बिग कैट्स जो हैं उनमें से एकमात्र ऐसा है जो रोर नहीं करता है, मतलब दहाड़ता नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें 5 बिग कैट्स में कौन कौन आते हैं, तो 5 बिग कैट्स में आते हैं लोयन, टाइगर, जैगवार, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। ये 2009 में स्नो लेपर्ड के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के नाम से लॉन्च किया गया था। तो ये तो हमने स्नो लेपर्ड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़ जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्नो लेपर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या जो है वो पाई जाती है। तो इन कंट्रीज़ के नेम आपको ध्यान में होने चाहिए, जिसमें है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे नेबर कंट्री यहाँ पर वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, 5 इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें से आपको एक नाम हटा देना है और उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसमें स्नो लेपर्ड वाले एरिया में नहीं आता। इसके अलावा जो 4 कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक कौन है, तजिकिस्तान, ये सभी जो हैं वो स्नो लेपर्ड वाले एरिया में आते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए 12 कंट्रीज़ के नेम जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि हमारे इंडिया में क्या डिसाइड किया गया, किस तरीके से कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए, तो इसके लिए अगर हम बताएं तो देखो सबसे पहले 2014 में हमारे इंडिया में सेव आवर स्नो लेपर्ड एक प्रोग्राम चलाया गया और वो WWF इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पहली बार क्राउड फंडिंग के थ्रू किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम था। मतलब क्राउड फंडिंग, लोगों से पैसा लिया जाएगा और फिर इसका यूज़ किया जाएगा स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। उसके बाद में सिक्योर हिमालयाज़ भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया। सिक्योर हिमालय जो है वो 2017 में हमने इनिशिएट किया और 2023 तक का इसमें हमने टारगेट रखा है। ये जो प्रोग्राम है सिक्योर हिमालयाज़, ये जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसमें, और एक GEF जो है वो इसको सपोर्ट करता है। GEF जानते हो ना आप, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। 1992 में जो रियो की जो समिट हुई थी उसके बाद में ये जो फंड जो है इसको बनाया गया था।
कभी हम जब वो जो इम्पोर्टेंट जो सबमिट हैं हमारे एनवायरनमेंट पॉइंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, कभी उनसे रिलेटेड जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो हम उसको क्लियरली डिस्कस करेंगे कि किस टाइम में कौन सी कन्वेंशन हुई थी, कौन सी ट्रीटी हुई थी और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिले थे। ओके, तो ये सब कुछ इसमें सपोर्ट करते हैं सिक्योर हिमालयाज़ में। तो ये हमने स्नो लेपर्ड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है चंडीगढ़ को लेकर के। चंडीगढ़ में 2020 में वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं, जो भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए उनको डेली वेजेस देने के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी उनको काम दिया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जीपीएस इनेबल्ड वॉचेज जो हैं वो उनको दी गई ताकि उनके जो भी इन डिवाइसेस के थ्रू उनका जो वर्क है उसको व्यू किया जा सके कि मान लो जीपीएस बेस्ड है ना, तो वो किस एरिया में, जैसे कि उनकी ड्यूटी है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, तो उस टाइम में वो कहाँ पर है, जो एरिया उनको लोकेटेड किया गया है सफाई के लिए, क्लीननेस के लिए, क्या उस एरिया में वो अवेलेबल है या नहीं है, इन सभी को लेकर के ये जो जीपीएस इनेबल्ड वॉचेज जो हैं उन सफाई कर्मचारी को दी गई। लेकिन अब इसको लेकर के क्वेश्चनिंग की जा रही है। जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका ये बोलना है कि उनको हमेशा एक फियर रहता है कि ये जो वॉचेज हैं उनको हमें सिक्योर करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको एक तरीके से चार्ज करना पड़ता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और अगर उन्होंने ये भी बताया, कुछ सैनिटेशन वर्कर्स ने ये भी बात बताई कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है उस वॉच में तो उनकी जो सैलरी है उसमें डिडक्शन देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा ये भी क्वेश्चनिंग की गई कि कभी गलत तरीके से उनकी लोकेशन अदर एरियाज़ में शो की जाती है जिसकी वजह से भी उनकी सैलरी में डिडक्शन देखने को मिला है। ओके, ये एक तरीके से ये जो जीपीएस इनेबल्ड जो वॉच है वो इसलिए स्टार्ट की गई थी वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कि जो काम चोरी है वो ना देखने को मिले, सभी अपने काम को परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग की गई है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसमें आप इन्वेजन कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, और राइट टू प्राइवेसी जो है उसको तो सिक्योर किया गया है। आप सभी को पता है पुट्टास्वामी केस में फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू प्राइवेसी को सिक्योर किया गया है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है मतलब हमारी जो प्राइवेसी है उसको इन्वेजन किया गया है। अब इसमें तो देखो ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर आएगा या नहीं आएगा ये तो जो है वो जुडिशरी डिसाइड करे, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि केस टू केस बेसिस पर कोई ऐसा पॉइंट उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, ये सारा काम जुडिशरी का होता है। अब जुडिशरी इसमें डिसाइड करे कि किसी काम को इनेबल करने के लिए ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं तो राइट टू प्राइवेसी में ये चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो श्रीलंका में अडानी जो ग्रुप है उसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो इसको लेकर के वहाँ की जो यहाँ देखिए वहाँ का सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनके टॉप ऑफिशियल ने ये बोला कि श्रीलंका में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इसको लेकर के जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट हुई श्रीलंका में, उन्होंने प्रेशराइज किया श्रीलंका को कि अडानी ग्रुप को ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप दीजिए और अडानी ग्रुप जो है वो इसमें काम करेगा। तो इसको लेकर के हालांकि पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है इसको लेकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली बोला कि इस तरीके का कोई प्रेशराइज नहीं किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो श्रीलंका में पावर कट को लेकर के इशू देखने को मिल रहा है, वहाँ पर रेगुलरली जो है वो पावर जो है वो रेगुलेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक इशू क्रिएट हुआ है कि इनडायरेक्टली आप जो है वो इंडिया का डोमिनेंस जो श्रीलंका है उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हो। तो जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, अभी वो जो नुपुर शर्मा जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अदर एरियाज़ में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी एक साथ गैदरिंग्स ने आकर के उन्होंने अटैक किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो भी इनको कर्व करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है।
कुछ ऐसे एक्टिविस्ट जो एक भीड़ को, एक क्राउड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए उनको रेज कर रहे थे, तो उनके हाउस को यहाँ पर एक तरीके से रेज्ड किया गया है, नुकसान पहुँचा गया है कि आप इनडायरेक्टली जो है इन लोगों को उकसा करके जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे, उसको डिमोलिश करने की कोशिश करोगे, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारी फोर्स है उसको आप इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट करोगे, उनके ऊपर अटैक करोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप गलत कर रहे हो। मतलब सोसाइटी में जो आप इसमें जो पर्सन है वो बोले कि मेरा तो राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 19 जो है वो मुझे फंडामेंटल राइट देता है, लेकिन आर्टिकल 19 को जब आप व्यू करोगे तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं। ओके, मतलब वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर कंट्री की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, जो हार्मनी है, अगर उसको नुकसान पहुंचाने का कोई काम होता है तो आपके जो फ्रीडम, जो राइट है जो आपको दे रखे हैं, उन राइट को स्नैच किया जा सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। मतलब अगर इन पॉइंट्स के ऊपर बेसिस पर बात करें तो कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, कंट्री की जो सॉवरेंटी है वो अपर लेवल पर है। ओके, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, अपने अपने स्टेट में हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं उनको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है। अब देखो मध्य प्रदेश का जो धार एरिया है वहाँ पर डायनासोर के जो एग्स हैं उनके कुछ ये अवशेष मिले हैं। ओके, अब ये जो टीम है, रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, उन्होंने ये देखा है कि डायनासोर्स के जो एग्स मिले हैं उनमें कुछ एक यूनिक सेट देखने को मिला है। मीन्स वाइल एक्स विद इन एक्स आर ए रेयर फिनोमिना, एक्स विद इन एक्स जो है वो एक रेयर फिनोमिना देखने को मिला है। इस तरीके का अगर हम देखें तो सिर्फ बर्ड्स में, जो कभी भी रेप्टाइल्स में नहीं देखने को मिला, बर्ड्स में देखने को मिला है। ओके, अब यहाँ पर बर्ड्स और रेप्टाइल जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, आप सभी को पता है, बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, तो इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, एक क्लियरली व्यू होना चाहिए कि इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन सी इनमें यूनिक जो क्वालिटीज़ हैं वो होती हैं जिसके बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ओके, वैसे इतना डीपली जो है वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, अगर स्पेसिफिक उसमें साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है या साइंस से रिलेटेड ही कोई पेपर है तो उसमें इस तरीके से पूछा जाता है, पर एक जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर डायनासोर्स की बात की गई है, तो डायनासोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय में इन एनिमल्स के फॉसिल्स टाइम टू टाइम मिले हैं। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे मिलियंस ईयर्स अगो इस टेरिटरी में, इंडिया की इस टेरिटरी में जो डायनासोर्स हैं वो रहते थे, जो लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स थे। और इनके अलावा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन जहाँ पर एग्स के जो फॉसिल्स मिले हैं वहाँ पर जा कर के वो अपना एग जो है वो ले करते थे। ओके, तो सेंट्रल इंडिया जो है इज लॉन्ग नोन फॉर इज डायनासोर फॉसिल्स, बोथ स्केलेटन एंड एग रिमेन्स, एंड साइंटिस्ट सम ऑफ हुम वर इन्वॉल्व्ड इन द टीम रिपोर्टिंग द लेटेस्ट फाइंडिंग्स। देखो इससे पहले भी जो डायनासोर के जो एग्स जो हैं वो यहाँ पर इस एरिया में मिले हैं, लेकिन पहली बार जो है वो इतनी ज़्यादा संख्या में एक ही जगह एग्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी वो इस रिसर्च के जो थ्रू है, जो इस फाइंडिंग्स जो से जो आउटकम निकलेंगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो डायनासोर जो टर्म है वो कौन से टाइम पीरियड में पाया जाता था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से टाइम पीरियड में उसकी अवेलेबिलिटी थी अर्थ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें तिहाड़ जेल का एग्जाम्पल शो कर रखा है कि तिहाड़ जेल में किस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और वहाँ पर जो वीमेन तिहाड़ जेल है उसमें टाइम टू टाइम नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करके जो वीमेन वहाँ पर जो तिहाड़ जेल में जो प्रिजनर हैं या फिर जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको लेकर के कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं ताकि वो अपनी जो भी उनकी स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके और वो एक तरीके से अपने आप को मान सके कि हाँ उनका भी कुछ इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टिचिंग देख रहे हैं, यहाँ पर पिकल फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसके अलावा और भी हैंडीक्राफ्ट में उनका जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने जो भी एक ट्रॉमा है जिसमें वो निकल रही हैं, जिसमें वो गुजर रही हैं, उसको निकालने से, उस ट्रॉमा से उनको निकालने में जो जेल अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको जो अगर हम हैजार्डस एरिया में देखें तो उनका जो वर्किंग प्रोफेशन है उसके लिए मना किया जाता है, लेकिन
वहाँ पर भी कुछ छूट दी हुई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, और ये डिक्लेयर कर रखा है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको आप वर्किंग प्रोफेशन में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए जो भी कौन सा वर्किंग प्रोफेशन, जो हमारा अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट, इससे रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, जो एरिया है, जो सेक्टर है, उसमें जो चिल्ड्रन है वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डिसीजन ये ले रखा है कि 15 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको आप 12 आवर्स तक काम नहीं करवा सकते। जो हमारी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें मना किया गया है कि सभी जो ऑक्यूपेशन है उनमें एंगेजमेंट को मना किया गया है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का 30% जो शेयर है वो बच्चों से ही मतलब बन रहा है। 30% तक जो इसका पार्ट है, मतलब मान लो 100 लोग यहाँ पर काम करते हैं तो 30 जो लोग बच्चे हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 5 आवर्स तक वो काम कर सकते हैं 1 डे में, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड है वो 12 आवर्स से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके की एक स्टडी ने ये सारी बातें रिवील की हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर जो आर्टिकल है वो मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एक आर्टिकल रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है इसमें कि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो भी हमारे एंशिएंट टाइम से जो रिलेशन रहे हैं उनको हमें मेंटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए। 1979 में कंबोडिया और वियतनाम के बीच में जो वॉर हुआ था उसको लेकर के इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर हम देखें तो कंबोडिया के साथ में सिविलाइजेशन बेसिस पर हमारे बेहतरीन रिलेशन है, तो उसको बेहतरीन और बेहतरीन करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में हमारे एंशिएंट टाइम में बेहतरीन रिलेशन रहे हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से हम प्रिपेयर करें और ज़्यादा अच्छे से उनको एलिवेट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, और अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो काफ़ी नीचे है। इंडिया रैंक लास्ट 180 कंट्रीज़ में इंडिया ने लास्ट रैंक हासिल की है। तो इंडिया ने इस रैंक को लेकर के वैसे अपनी बात रखी है कि इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें देखो येल और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने फर्स्ट रैंक हासिल की है 77.90 स्कोर के साथ में, और इंडिया को स्कोर मिला है 18.90। देखो वैसे तो ये जो इंडेक्स है वो 11 इशू कैटेगरीज के बेसिस पर पब्लिश होता है, लेकिन अगर हम एक तरीके से डीप लेवल पर जाकर के देखें तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इसको पब्लिश किया जाता है। फिर इसको आगे जाकर के बहुत सारे पॉइंट्स में इनको डिवाइड कर रखा है। क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड एनवायरनमेंट हेल्थ, जिसमें इन सब का रेशो जो है वो भी डिसाइड कर रखा है। इकोसिस्टम वाइटलिटी जो है वो 42%, क्लाइमेट चेंज 38% और एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो 20%। फिर इनको टाइम के साथ में और ज़्यादा डिवीज़न इनका कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर हर ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है उसके बारे में बता रखा है कि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, पोल्यूशन के लिए बहुत कम काम किया जा रहा है। ओके, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एयर क्वालिटी में सबसे पुअरेस्ट देखने को मिली है। हैवी मेटल्स में भी एक्सपोजर हमारे यहाँ पर देखने को मिला है। बायोडाइवर्सिटी और हैबिटाट की क्वालिटी को मेंटेन करने में इंडिया काफ़ी नीचे रहा है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी इंडिया ने काफ़ी नीचे रैंक हासिल की है। ये चीज़ें शो करती हैं कि टाइम के साथ में इंडिया को अपने एनवायरनमेंट, अपने पोल्यूशन लेवल पर इन सभी के ऊपर स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है, और इन सभी को अगर हमें सिक्योर करना है तो इसके लिए जो भी हम पॉलिसीज़ करें उनको बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान का क्या इशू है उसके बारे में बता रखा है। राइटर ने ये बोला है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने लास्ट ईयर 2021 में 15 अगस्त को उन्होंने पावर को गेन किया कम्प्लीटली, तो उन्होंने ये बोला था कि इस बार जो तालिबान का जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रहेगा 1996 से 2001 में जो उनका फर्स्ट रूल रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन राइटर ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिला। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो वहाँ की गर्ल्स और वीमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की कर दी गई है। अगर उनको बाहर निकलना है तो उनको कम्प्लीटली हिजाब जो है वो बुर्का जो है वो कैरी करना होगा। घर के किसी मेल मेंबर के साथ में उनके साथ में उनको बाहर निकलना होगा। एजुकेशन में अगर हम बात करें तो जो क्लासरूम है उनमें भी बाइफर्केशन किया गया है। बीच में एक जो थिन जो पर्दा है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल में, वर्किंग प्लेस पर जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है।
अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जनवरी 2022 में, और उसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान की वीमेन का एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, जो पहले 2021 के थर्ड क्वार्टर में 16% एस्टिमेट किया गया, कंपेयर्ड विद 6% फॉर मैन। 2022 के मिड में अगर हम देखें तो वीमेन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो तालिबान ने जब टेक ओवर किया था ना, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो 21% तक लोअर देखने को मिला है। और अगर इसी तरीके की कंडीशन रेगुलर रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, तो जल्दी ऐसा होगा कि जो भी वीमेन के जो भी राइट्स वहाँ पर देने की कोशिश की गई थी, उनको एक रेड लाइन पर ला करके खड़ा कर देगा तालिबान। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अफगानिस्तान के ऊपर जो फोकस किया जा रहा था वो काफ़ी कम हो गया है। तो सभी कंट्रीज़ को, स्पेसिफिक जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो उनको अफगानिस्तान के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। वहाँ पर जो वीमेन के राइट्स को लेकर के जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो तालिबान जो है वो अपने फर्स्ट रेजिम के तरह ही अपनी जो डिक्टेटरशिप जो है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को लेकर के। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये अब सभी को पता है कि न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में था कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको लेकर के कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट जब किया तो हमारे इंडिया के रिलेशन जो हैं इन 57 कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से कुछ कंट्री जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया, इनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है इंडिया के, और इंडिया इन मेंबरशिप को और इंगेजमेंट को रेगुलरली रखना चाहता है। हालांकि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को लेकर के इंडिया ने टाइम टू टाइम कोशिश की है कि इंडिया भी उसका मेंबर बने। अदर कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव में साथ भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका विरोध किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुषमा स्वराज जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उनको एक बार विजिट के लिए यहाँ पर बुलाया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की। जब मीटिंग चल रही होगी उसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो OIC जो है वो हमारे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के और स्पेसिफिक जम्मू एंड कश्मीर में जो इश्यूज हैं उनको लेकर के यहाँ पर टाइम टू टाइम स्टेटमेंट आते हैं कि इंडिया में इस कम्युनिटी को लेकर के जो भी फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी उनके राइट्स हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से इंडिया सिक्योर नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो FATF, कल हमने डिस्कस किया था। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब इसकी मीटिंग होने वाली है 14 to 17 जून। पाकिस्तान जो है उसकी ग्रे लिस्ट में है, तो इसमें पाकिस्तान चाह रहा है कि ग्रे लिस्ट से उनको निकाला जाए। ओके, तो जो ग्रे लिस्ट जो होता है उसमें और ब्लैक लिस्ट, दो लिस्ट मेंटेन करता है FATF। तो इन लिस्ट के बेसिस पर क्या होता है, किसी भी कंट्रीज़ को अगर इन लिस्ट में इनको एंटर किया जाता है तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान चाहता है कि उनको यहाँ से निकाला जाए। अब पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाता है कि वो टेररिज्म से रिलेटेड फंडिंग, टेररिज्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, उन टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है, जिसके बेसिस पर पाकिस्तान के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और इस आर्टिकल में सबसे पहले तो BSF का जो ज्यूरिडिक्शन है जो डिसाइड किया गया था उसको लेकर के जो भी लिमिट्स डिसाइड की गई थी उसकी रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर मिलती है उसको सिक्योर करने का काम करता है। ओके, तो कुछ टाइम पहले डिसाइड किया गया कि जो वेस्ट बंगाल, पंजाब और आसाम वाला जो रीजन है वहाँ पर BSF का ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया पहले 15 किलोमीटर तक। मतलब हमारा बॉर्डर एरियाज जो है उससे पहले 15 किलोमीटर तक ही उनका रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे, लेकिन अब उसको इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। लेकिन गुजरात में पहले उनका क्राइटेरिया था 80 किलोमीटर तक, अब उसको 50 किलोमीटर कर दिया, और राजस्थान में जो लिमिट थी 50 किलोमीटर उसको रेगुलर वैसे ही रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है जिसको रेड क्लिफ की लाइन के नाम से हम जानते हैं, उस बॉर्डर में जो है यहाँ पर एक सेकेंड देखो, इस बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करता है BSF, और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है बांग्लादेश इसको सिक्योर करने का काम करता है BSF। तो यहाँ पर पंजाब वाला जो रीजन है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है BSF के पार्ट को। गुजरात में डिक्रीज़ किया गया है, पहले हमारे बॉर्डर एरिया से 80 किलोमीटर तक का पावर था, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया, और राजस्थान में 50 किलोमीटर ही रखा गया है। तो इसको लेकर के आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पंजाब में जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी किया था कि वो उनका पुलिस जो है, पुलिस और जो ऑर्डर है
वो आता है सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट है उसके अंडर। तो उन्होंने बोला कि स्टेट की जो पावर है उसको कर्व करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, और इस पॉलिसी को ओपन किया है कि सभी अपने जो भी रिव्यूज़ हैं उनको रख सकते हैं। तो इस पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कुछ नए प्रपोजल जो हैं वो लाए जाएंगे। हालांकि 2016 में जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए एक एक्ट लाया गया था, और इसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं पहले 7 इसमें इंक्लूड थी, उसको इंक्रीज़ करके 21 कर दिया गया था, और उनका जो रिजर्वेशन है उसको भी इंक्रीज़ किया गया था। अब इसमें कुछ और ज़्यादा चेंज लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और अभी हमने देखा कि QS ग्लोबल रैंकिंग जो है वो पब्लिश हुई, उसमें हमारे इंडिया के कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अच्छी रैंकिंग भी हासिल की। तो इसमें बताया गया है कि टोटल 1000 यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड की टोटल 1000 यूनिवर्सिटीज़ के लिए रैंकिंग पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया के 41 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रैंकिंग को यहाँ पर मेंटेन रखा है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको टाइम के साथ में और ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करना होगा, और अदर एरियाज़ में अपने आप को डेवलप करना होगा। ये रैंकिंग जो है वो 8 पैरामीटर्स के ऊपर पब्लिश होती हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स में इंडिया को अपने आप को, जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको डेवलप करना होगा, और फिर अपने आप को वेल तरीके से एस्टेब्लिश करना होगा। तो यहाँ पर पौंडीचेरी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी अपनी रैंकिंग को टॉप 1000 जो है उसमें मेंटेन किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ब्रिक्स को लेकर के, ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटी को लेकर के जो रैंकिंग निकलती है, और एशियन कंट्रीज़ में जो रैंकिंग निकलती है, उसमें भी पौंडीचेरी ने हमेशा अपने आप को मेंटेन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो फॉरेन पेज पर है, और यहाँ पर श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि हम जो हैं वो रशिया के साथ में जो भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का जो रेगुलेशन है, जो ट्रेड है, उसको रेगुलर करेंगे, और चाइना के साथ में भी, हालांकि हमारे ऊपर जो डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए चाइना के साथ में और ज़्यादा जो हमारे रिलेशंस हैं, जो और ज़्यादा मनी है वो वहाँ से ली जाएगी, ताकि जो भी क्राइसिस है उसको सिक्योर किया जा सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।